नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आलू हमारी खाद्य सामग्री का, हमारी सब्जी का एक अहम हिस्सा है और आलू के बगैर हम सब्जियों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जब भी सब्जियों का नाम आता है तो आलू का नाम जरूर आता है। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी आलू एक महत्वपूर्ण फसल है, उत्पादन की दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से भी। इसलिए आलू की उन्नत किस्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि आलू की फसल जब हम उगा लें उन्नत किस्म की, तो विपणन कैसे किया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि फसल के उचित दाम हमें मिले। आज इस विषय पर हम विस्तार से जानेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आलू की कौन कौन सी ऐसी किस्में हो सकती हैं जिनको हम अपनी खेती में, अपने व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं और विपणन की दृष्टि से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारीफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर एन.के. पांडे। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर पांडे जो CPRI इंस्टीट्यूट है, यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, उसमें बतौर निदेशक, बतौर डायरेक्टर तैनात है और अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले सवाल मेरा आपसे ये कि आलू की बतौर आप, चूँकि आप वैज्ञानिक हैं, अब विभागाध्यक्ष भी हैं, बतौर एक्सपर्ट, बतौर वैज्ञानिक, बतौर विभागाध्यक्ष, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कितनी प्रकार की प्रजातियां आमतौर पर जो है देशव्यापी, प्रदेशव्यापी उगाई जाती है, जिसमें निरंतर अनुसंधान करके नई प्रजातियां के रूप में आपने महारत हासिल की। बिल्कुल, आपने ये सही प्रश्न पूछा हमसे आपने, क्योंकि मेरा संस्थान जो है ये 1949 से कार्यरत है ये, और पहले इसका हेडक्वार्टर पहले पटना में था, बिहार में था। फिर 1956 में, 1956 में इसको शिमला लाया गया जी, क्योंकि यहाँ के जो आबो हवा है, क्लाइमेट है, एक 20 प्रजनन के लिए उचित मानी गई थी जी। और तब से लेकर हमारे संस्थान ने और करीब 70 प्रजातियाँ विकसित की है, जो कि हमारे देश के विभिन्न जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रांतों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए पाई गई है जी। और उसमें से जैसे हमने आपको बताया अभी आपको कि हर प्रदेश के लिए, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे आपका पश्चिमी भारत का एरिया हो, चाहे आपका पूर्वी भारत हो, पूर्वोत्तर का एरिया है, नॉर्थ जो हमारा एरिया है उत्तर भारत, उनके लिए अलग अलग वैरायटी हमने विकसित की है जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जब पूरे देश में विभिन्न राज्यों हैं, भौगोलिक दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से सबका अलग अलग स्थान है, अलग अलग है। जलवायु के हिसाब से और भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से जो उपयुक्त बीज है, उपयुक्त फसल होनी चाहिए, उस पर आपने निरंतर अनुसंधान किया और इस तरह से जो है जितनी आपने प्रजातियां गिनाई वो पूरे देशव्यापी जो है वो भिन्न भिन्न राज्यों में उगाई जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि जो ये आपने प्रजातियां गिनाई, इनमें से जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, यानी जो व्यावसायिक दृष्टि से बिल्कुल वो कौन सी उपयुक्त है, कौन कौन सी है? हाँ, ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि हमारा जो क्योंकि सारी वैरायटी, हमारी पहली वैरायटी जो आई थी 1958 में, जो हमारी कुफरी किसान के नाम से वैरायटी आई थी, उसके बाद से लेकर हमारी बहुत सारी वैरायटी आई। तो जब जैसी वैरायटी पुरानी हमारी होती आती है उसको हम लोग अपने सीड चेंजेस को हटा देते हैं जी। तो आजकल के में हमारी करीब 20 से 22 जो हमारी जो वैरायटी है जी पूरी कंट्री के लिए, वो उसको उगाई जाती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसी वैरायटी है कि जो कि हमारा जो प्लेन जो भाग है हमारे जो कंट्री का है, जैसे यूपी है, बिहार है, बंगाल है, अदर स्टेट है, तो उसमें, और हमारा जो पहाड़ी एरिया है, कुफरी ज्योति नामक एक ऐसी वैरायटी है कि जो ये वैरायटी पहले शुरू में पहाड़ के लिए निकाली गई थी जी। बाद में इसकी जो इसका जो कैरेक्टर था, इसका जो अर्ली जल्दी आलू बनता है, तो ये पूरे देश में ये फैला हुआ है। और ये आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी पूरे देश में हमको लगता है करीब 50 से 55% जो एरिया है इस वैरायटी को ये कवर करता है। बहुत पॉपुलर वैरायटी है और इसके बाद व्यापक स्थलों पे जो है इसका कल्टीवेशन होता है। और इसके बाद जो हमारी जो वैरायटी है बीच पीछे करीब 10 साल से ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, वो है कुफरी पुखराज जी। तो कुफरी पुखराज का भी काफ़ी एरिया है जी। और तो ये दो वैरायटी जो हमारी है मेन है। बाकी से बहुत सी वैरायटी है, कुफरी आनंद है, कुफरी अशोका है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी सूर्या है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो कि अभी भी हमारे कमर्शियल कल्टीवेशन में है और जिसका कि पूरे भारतवर्ष में
उसका इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये तो डॉक्टर साहब, ये तो वो वैरायटी हुई जो आपने मुख्य गिनाई कि जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त है हर जगह में, अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रदेशों के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि इन जो कमर्शियल कल्टीवेशन की जो वैरायटीज़ जो है बतौर वैज्ञानिक आपने जो ईजाद की है, उनमें से ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हिमाचल के लिए उपयुक्त है? हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि हिमाचल के बारे में हमको ज़्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिमाचल प्रदेश में और शिमला में हम लोग बैठे हुए हैं जी। तो यहाँ के जो किसान भाई हैं, वैसे यहाँ के जो हमारे पुराने जो किसान भाई हैं ग्रोअर, अभी भी लोग आलू लगाते हैं यहाँ पर जी। बिल्कुल, तो उनको शायद पता भी होगा। हमारे यहाँ बेसिकली करीब 6 से 7 वैरायटी जो है हमारे पहाड़ के लिए पाई गई है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारी जो वैरायटी है कुफरी चंद्रमुखी है जी, कुफरी ज्योति है, कुफरी गिरधारी है, कुफरी हिमालयनी है, कुफरी हिमसोना है। ये तो हमारी आज से 4 साल पहले की जो हमारी जो वैरायटी थी जी। और ये बताना चाहूँगा, अभी हाल में ही अभी हमने एक वैरायटी निकाली है जो अभी हमारे स्ट्रीट चेन में हालांकि नहीं है, वो जी कुफरी कर्ण नाम से वैरायटी है जी। और जो हमने बताया अभी वैरायटी आपको कि इनकी इन 5-6 वैरायटीज़ की जो उत्पादकता थी जी, इनकी करीब 20 से लेकर 25 टन तक थी वो जी। तो जो कि ईल्ड इसको हम लोग कम मानते हैं जी। और जो अभी जो हमने वैरायटी निकाली, जो हमने बताया आपको अभी कुफरी कर्ण जो वैरायटी है जी, ये इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये जितने भी रोग लगते हैं जी आलू में जी, चाहे वो लेट ब्लाइट हो, चाहे अर्ली ब्लाइट हो, चाहे वायरस का कोई हो, वायरस में कई होते हैं PB XY होते हैं, उसमें ये प्रतिरोधकता पाई गई इसमें जी। और जो इसकी जो उत्पादन है वो करीब 35 टन से लेकर 40 टन तक, मतलब कि 350 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता है। और ये इसमें निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है, जब हमारे पास सीड चेन में वो आलू आ जाएगा, हम जब फार्मर्स को आलू देंगे जी, तो ये फार्मर्स की ईल्ड बढ़ेगी जी। ये डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो ये नई जो प्रजाति जो आपने जिसका आपने अभी जिक्र किया हाँ, जी हाँ। ये इस दोनों चीज़ों से महत्वपूर्ण है। एक तो आपने कहा कि जो ये आप जितनी भी रोग बीमारियाँ जितनी भी लगती हैं, तो उनसे जो है काफ़ी हद तक जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें है। और साथ ही ये भी कहा कि व्यापक दृष्टि से इसका उत्पादन अगर किया जाए तो उत्पादन जो है पर हेक्टेयर जो है वो पहले फार्मर्स को फायदा जी, जो परंपरागत खेती आप करते हैं उससे ज़्यादा इसका फायदा होगा। स्वाभाविक तौर पर कमर्शियल में भी व्यावसायिक दृष्टि से भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि जो ये प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे किसानों के लिए? ये भी एक हमारा एक नया एरिया है हमारे किसान भाइयों के लिए, और जो हमारे जो उद्योगपति हैं जो हिमाचल में आना चाहते हैं कि अपना एक प्रोसेसिंग के लिए जो इंडस्ट्री लगाएं जी, तो उसमें ऐसा है कि उसमें हमारी कुछ वैरायटी ऐसी है जैसे कि कुफरी ज्योति भी है, उस पर आती है, जिसके भी हम लोग प्रोसेसिंग कर लेते हैं जी। और कुफरी बेलोकार जैसे है, कुफरी चंद्रमुखी है जी। और भी कई वैरायटी हमारी और है, कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी चिप्सोना 4 है जी। फ्राई सोना भी है, फ्राई ओम भी है। ये ऐसी वैरायटियाँ हैं कि प्रोसेसिंग का जो आलू होता है और जो टेबल पोटैटो होता है, उसमें अंतर ये होता है कि हमारा जो प्रोसेसिंग का आलू होता है उसकी जो ड्राई मैटर कंटेंट होता है, ड्राई मैटर कंटेंट मतलब होता है इसमें पोटेशियम, हाइड्रोजन, वो जो भी इसके होते हैं प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब होते हैं, वो उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो करीब 20% से ऊपर होना चाहिए जी। बाकी में तो आलू में तो पानी होता है, जैसे आपको पता है, हमारे भाइयों को पता है कि इसमें 80% में पानी होता है जी, और 20% में ड्राई मैटर होता है जी। तो जितना भी ड्राई मैटर ज़्यादा होगा जी, उसकी उतनी अच्छी ही क्वालिटी का चिप्स बनेगा या उसका फ्रेंच फ्राई बनेगा जी। और जहाँ तक बात है हिमाचल की बात है, हिमाचल में कुछ ऐसे एरिया हैं जो गर्म एरिया है जी, जैसे आपका कुछ आपका जो सिरमौर का एरिया है, कांगड़ा का जो एरिया है, तो गर्म एरिया में चिप्स की वैरायटी का कल्टीवेशन अच्छा होगा जी। और वहाँ पे निस्संदेह वहाँ पर ड्राई मैटर भी वहाँ पे बढ़ेगा जी। और आने वाले दिनों में हमारा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी हिमाचल में जी, तो इसमें किसानों की आय में इजाफा होगा जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें कल्टीवेशन जो इसमें प्रोसेसिंग के लिए जो क्राइटेरिया आपने बताया कि एक तो क्राइटेरिया के बारे में आपने बताया हाँ। जी, और दूसरा आपने बताया कि स्कोप भी काफ़ी है हिमाचल में, ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग का स्कोप है, लेकिन गर्म इलाकों में ज़्यादा गर्म इलाके में से वो अभिप्राय ये कि जो हमारा लोअर हिमाचल का क्षेत्र है, हाँ, लोअर सिरमौर की आपने जिक्र किया जी, ऊना डिस्ट्रिक्ट आपका है, सिरमौर में कुछ पार्ट जो बहुत
लो में। जी। गर्म में क्या होता है कि उसको जितना गर्म उसको मिलेगा उसका डायमीटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा उसमें। जी। ये है। तो उसका इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा लाभ होगा। हाँ। क्योंकि जो ये गर्म इलाके हैं जिसकी आप बात करें, सोलन की बात होगी या फिर सिरमौर की होगी, इंडस्ट्रियल एरिया भी सरकार इस तरफ को जो है ज़्यादा मोटिवेट कर रही है। तो जैसे जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है लगनी शुरू हो जाएगी तो किसान भाइयों को इसका लाभ होगा। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे अभी भी कई हमारे जो प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जी, जैसे आपका पेप्सिको है जो आपका जो चीज़ बनाता है जी, पेट्रोल के नाम से बनाता है, और आईटीसी वगैरह और कई कंपनी। और डॉक्टर साहब मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं है। क्योंकि हमारे जो किसान हैं आलू उगा लेते हैं, उगाने के बाद जो है अगर उचित दाम मिल जाए आसपास तो वहीं, नहीं तो अदरवाइज आसपास की सब्जी मंडी में चले जाते हैं। जबकि व्यापक तौर पर अगर आलू का फायदा उठाना है, फसल का जो है कमर्शियल दृष्टि से, जो है व्यावसायिकरण की दृष्टि से, तो प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आपने सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों को, और खासकर जो इस एरिया में जो गर्मी के लोअर हिमाचल में जो किसान भाई जो आलू उगाते हैं उनके लिए सीधा सीधा संदेश आपका ये कि एक तो थोड़ा सा जो है वो क्राइटेरिया जो आपने बताया, डायमीटर की आपने बात की, वो जरूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो है कमर्शियल का स्कोप जो है धीरे धीरे, वो भी बतौर निदेशक आपने हिमाचल के लिए बताया कि काफ़ी स्कोप है। तो कमर्शियल प्रोसेसिंग में जो है काफ़ी स्कोप है और अच्छी आय बढ़ने की उम्मीद है हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर पांडे, मेरा अगला सवाल ये है कि हिमाचल, हम व्यावसायिकरण की बात कर रहे थे, तो अगर हिमाचल में हम कमर्शियलाइजेशन की बात करें, व्यावसायिकरण की बात करें, आज भी डॉक्टर साहब यकीन मानिए आज भी हमारे गांव में लोगों के जहन में फसल उगाने के बाद बम्पर क्रॉप हो जाती है, उसके बाद जहन में ही रहता है कि कहाँ कमर्शियलाइजेशन की जाए, कहाँ इसको बेचा जाए, उचित दाम कहाँ मिले। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये व्यावसायीकरण जो है किस तरह से हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, यानी बीज के लिए हो सकता है, खाने के लिए हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक तो वो, और फिर वो किस तरह से की जाए कमर्शियलाइजेशन। देखिए, ऐसा यहाँ बहुत एक भाग्यशाली राज्य है जहाँ तक सब्जी उत्पादन की बात है, चाहे वो आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे टमाटर हो, कुछ हो, यहाँ पर ऑफ सीजन वेजिटेबल होती है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जी। और ये जैसे आपको पता है, सबको पता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश जो ऊपरी जो क्षेत्र है, जहाँ पे दिसंबर जनवरी में बर्फ़ पड़ जाती है और मार्च अप्रैल में बर्फ़ निकलती है, तो उसमें कोई क्रॉप नहीं होता, उसमें जी फसल कोई नहीं होता उसमें जी। तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है यहाँ के ये कि जो किसान अगर मार्च अप्रैल में जून में अगर उसकी क्रॉप आती है, चाहे सब्जी हो चाहे आलू हो, जून जुलाई तक आती है वो, तो उसका इवन यहाँ लोकल में भी उसको अच्छे प्राइस मिलेंगे, और जो बाहर जाएगा आलू, ये जो बाहर जाती हैं, जो जाता है, उनको भी को अच्छा प्राइस मिलेगा जी। क्योंकि आपको पता है जैसे कि प्लेन एरिया में गर्मी में सब्जियां कम होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, अब तो काफ़ी हाइब्रिड्स आ गई हैं जो कि उस पर लगाते हैं। आलू के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो मध्यवर्गीय जो एरिया है, जैसे आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, वहाँ का जो आलू लगाते हैं किसान भाई, वो आलू लगाते हैं दिसंबर जनवरी में जी। अब वो आलू निकालते हैं जाके जून जुलाई में। तो जून जुलाई में किसी भी देश के किसी भाग पहाड़ी राज्य को छोड़कर जी फ्रेश आलू नहीं मिलता, ठीक है ना, बिल्कुल। इसी से लोग बोलते हैं कि पहाड़ी आलू जब मार्केट में आता है प्लेन्स में, तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है क्योंकि फ्रेश होता है वो जी। और कुछ यहाँ मिट्टी में है, कुछ मिट्टी में है जिसके कारण उसमें वो आलू की जो उसकी जो क्वालिटी है खाने वाली, वो भी बढ़ जाती है, यानी टेस्ट भी बढ़िया होता है, और उसका जो पौष्टिकता है वो भी भरपूर होती है। क्योंकि आमतौर पर लोग जो है वो जब भी आलू खरीदने जाते हैं, आम जनमानस, तो पहले ही पूछता है पहाड़ी आलू है, तो उसके दाम 2, 4, 5, 10 ज्यादा दे देंगे, लेकिन पहाड़ी आलू ढूंढेंगे। इवन हम लोग घर में जब मंगाते हैं, जो हम लोग तो शिमला में रहते हैं, तो पहाड़ी आलू जो आता है बहुत महंगा होता है उसमें, लेकिन खाते हैं, वही खाते हैं। क्योंकि जो प्लेन्स का आलू होगा, क्योंकि सारा 90% जो एरिया हमारा प्लेन्स में आलू का लगता है जी, मैदानी भागों में लगता है जी। उनका जब आलू आता है फरवरी में आता है, आलू फरवरी में जी, और फरवरी के बाद गर्मी पड़ने वो शुरू हो जाती है जी। तो क्या करते हैं वो हमारे लोग जो किसान भाई हैं, उनको अपना उस पर रख देते हैं कोल्ड स्टोरेज में जी। कोल्ड स्टोर में 2 से 4 डिग्री तापमान पे आलू रखते हैं जी। तो वो आलू जब निकलता है, वो आलू खाने में मीठा रहता है, तो उसको कोई लोग लाइक नहीं करते हैं जी। तो पहाड़ी आलू इसलिए है, और चूंकि भी और भी अच्छी बात है, मैं बताऊँ आपको कि ये पहाड़ी आलू का एक दिमाग में लोगों का एक ब्रांड बन गया है जी, कि जैसे ही मार्केट में आएगा पहाड़ी आलू, अब उनको पता लग जाएगा जी। और व्यापारी भी इनको 2-3 रुपये ज़्यादा बेचेंगे, लेकिन वो फिर भी इसको लोग खरीदेंगे जी, क्योंकि खाने में अच्छा होता है वो जी।
तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने पुष्टि कर दी बतौर वैज्ञानिक, बतौर इंस्टीट्यूट के विभागाध्यक्ष के हिमाचल का जो आलू है, जो पहाड़ी आलू है, वो टेस्ट स्वाद के हिसाब से भी उत्तम है और क्वालिटी और जो पौष्टिकता है, बेस्ट बताते हैं जी, उसके बेस्ट क्वालिटी का आलू, बेस्ट क्वालिटी का पौष्टिकता की दृष्टि से भी। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि फिर हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या परामर्श देंगे, किस तरह से कमर्शियलाइजेशन की जाए? यानी जो और पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में कमर्शियलाइजेशन किस तरह से होती है आलू की, यानी बीज की अलग होती है या खाने वाले की अलग होती है, और वो कौन कौन से? नहीं, देखिए, आपका मतलब मैं समझ गया, आपका मतलब कि मार्केटिंग करना उनका, जी पर्याप्त, जी बिल्कुल, है ना, कि किसान भाइयों को अपने प्रोडक्ट की, अपने आलू की फसल की कैसे मार्केटिंग करें। बिल्कुल, अगर उनको चाहे, देखिए मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर हिमाचल में एक तो सीड के लिए आलू पैदा होता है, जो कि अपर हिल से, जो हमने अभी बताया आपको कि 2000 मीटर के ऊपर जो आलू पैदा करते हैं, जैसे आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है, आपका ऊपर जैसे चले जाएंगे, ऊपर आपका किन्नौर है, रोडू है, मतलब जो आपके जो एरिया है, फिर आपका उधर कोट खाई है, मतलब कुफरी का आगे हिमाचल का जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। आपका इस साइड जाएंगे तो आप लाहौल स्पीति एरिया है, कुल्लू का एरिया है, जो कि जहाँ पे जो हाइट पे आता है, तो वहाँ पे सीड के लिए आलू पैदा करते हैं। तो उसको मार्केट करने के लिए आपका जब, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सीड क्वालिटी की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो वो पहले के ज़माने, आज से करीब 10 साल पहले सारा आलू वहाँ का जाता था हमारे वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ की जो प्लांटिंग होती है आलू की वो लेट होती है। तो आलू यहाँ निकलता है सितंबर में, 2 महीना आलू को चाहिए उसकी डोमेंसी ब्रेक करने के लिए, अंकुर निकलता है उसमें आलू निकलता है, तो वो 2 महीना उसको मिल जाएगा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में प्लांटिंग कर देंगे। तो किसान भाई उसमें भी, हमको अभी तो पता है, उनको ग्रेडिंग करके वो आलू को वो लोग भेजते थे, वो 3 ग्रेड बनाते थे वो, एक करीब 80 ग्राम के ऊपर का आलू होता है, एक 50 ग्राम के ऊपर का आलू होता है, एक 50 ग्राम के नीचे का आलू होता है। उसमें हमेशा उनको अच्छा पैसा मिलता है। और जहाँ तक बात है हमारा जो खाने वाला आलू है, खाने वाले आलू में भी ग्रेडिंग करनी चाहिए उनको, किसान भाइयों को, उसमें भी उनको एक तो जब बोरी में भरें, आलू भरें, पूरा सूखा आलू हो, पूरा उसकी छटाई करें, कोई इसमें रोग, क्योंकि आलू में पानी होता है, अगर आप एक बोरी में अगर आप आलू, खराब आलू आ जाएगा सड़ा हुआ, तो सारा आलू खराब हो जाएगा वो, ठीक है ना, बोरी खराब। तो वो आलू को उनको बगा दे, छटाई करके, और उनको ग्रेडिंग 3 भाग में अपना वो ग्रेडिंग करें, जब हमने आपको बताया वो बड़ा आलू हो गया आपका 80 ग्राम के ऊपर हो गया, 50 से ऊपर हो गया, और आपका फिर 50 ग्राम से चालू हो गया। तो अगर उस दिशा में अगर किसान भाई ग्रेडिंग करके आलू भेजेगा बाजार में, चाहे वो इवन हिमाचल में भेजेगा, चाहे वो प्लेन्स में भेजेगा, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, तो वो आलू बढ़िया रहेगा, उनको अच्छा उनको प्राइस मिलेगा। जी, तो डॉक्टर साहब, आपका सीधा सुझाव ये, चाहे वो खाने का आलू चाहे बीज का हो, आपने तो कहा कि जैसे जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें जो बीज का आलू होता है उसका विपणन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी मार्केट हो सकती है, बहुत अच्छा दाम मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा बीज जो है आलू का उगाया जा सकता है इन क्षेत्रों में। और जो बाकी के क्षेत्र हैं उसमें खाने वाला आलू जो है बताओ पूरे हिमाचल में वो अच्छी, और तो आपने पहले पुष्टि कर दी कि वो अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन मार्केटिंग के लिए आपने, कमर्शियलाइजेशन के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे किसानों को दिया, वो ये कि ग्रेडिंग जरूर कर लें। जरूर, आप जैसे आपने कहा कि पहले भी जब आप बताते थे तो ग्रेडिंग जो है 3-4 भागों में प्रॉपर जो है ग्रेडिंग करें, ताकि आपको आलू के, चाहे वो बीज का आलू हो चाहे खाने का आलू, उचित दाम मिले। जी डॉक्टर साहब, ये तो होगी, आपने पूरी तरह से जानकारी हमारे आलू के बारे में दी, चाहे वो कमर्शियलाइजेशन है और किस तरह की फसलें। मैं आपके संस्थान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। बतौर संस्थान जो है वो किस तरह की गतिविधियाँ चलाता है, और किसानों को अगर प्रशिक्षण वगैरह लेना हो आपके यहाँ आलू के बारे में, तो वो कैसे संभव है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान जो है, जब बताया कि 1956 में यहाँ आ गया था, उसके बाद से लेकर हमारे संस्थान में अलग अलग संभाग विकसित किए गए। कुछ संभाग हमारे ऐसे हैं जो आलू के रोग पे काम करता है, कुछ संभाग हमारे ऐसे हैं जो आलू की जो वैरायटी निकलती है उस पर काम करता है, कुछ संभाग जो हमारा ऐसा है कि जो आलू की जो पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि आलू को हम कैसे भंडारित करें, कैसे आलू का वैल्यू एडिशन करें आलू का, उस पर काम करता है। कुछ हमारे संभाग ऐसे हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे हमारा जो संभाग है वो आलू में कौन सी बीज का आलू होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, उनकी स्पेसिंग क्या आलू को होनी चाहिए, कितना खाद पड़ना चाहिए, इस पर काम करता है। एक मेरा संभाग है सामाजिक विज्ञान संभाग है, जो किसानों के लिए ही काम कर रहा है। उसमें हमारा क्या है कि हम लोग उसमें किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, हम लोग उसमें पेमेंट बेसिस भी होता है, या किसान को अगर पैसा नहीं है तो किसान हमारे
ऑफिस में आते हैं या फ़ोन के माध्यम से हमसे कोई प्रकार का अगर कोई प्रश्न पूछना वो हमसे पूछते हैं, और हम समय समय पर फार्मर्स के लिए अपने ऑफिस में डेमो लगाते हैं, या किसान के फील्ड में जाते हैं हम लोग, उनके फील्ड में भी हम लोग वहाँ डेमो लगाते हैं अपनी अलग अलग तकनीकी का। तो इस तरह किसान को काफ़ी लाभ हो रहा है। और हमें लगता है आपको हाल में ही हमारे पास कई जो प्रोग्राम भी चला जा रहे हैं, जैसे कि मेरा गाँव मेरा गौरव प्रोग्राम एक है हमारे जो मोदी जी का प्रोग्राम है, उसके तहत भी हमने कई किसानों को हमने अडॉप्ट किया है। जी, कुल मिलाकर डॉक्टर साहब आपने कहा कि आपका जो ये संस्थान है, संस्थान में किसानों के हित में, बागवानों के हित में बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत सारी गतिविधियां जो आप चलाते हैं इसमें, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि एक ऐसा प्रकोष्ठ भी है आपके वहाँ जो सिर्फ किसानों के हित के लिए, यानी उसमें प्रशिक्षण देना हो, किसानों को कोई हेल्प चाहिए आपसे, उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी देते हैं, या किसान आपके पास आके कोई भी परामर्श चाहते हैं बीज के बारे में या किसी रोग के बारे में, कुछ और कोई भी जानकारी फसल से संबंधित, वो भी आप उसमें देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उन किसानों के लिए, खासकर नव आगंतुक किसान, खासकर मैं तो ये चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जरूर जो नए आने वाले नव आगंतुक जो किसान है वो जरूर जो है इस तरफ जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग की बात भी की। तो उन लोगों को अगर प्रशिक्षण लेना हो तो आपसे कैसे संपर्क करें? वो ऐसा या विभाग की तरफ से आए, प्रदेश सरकार की तरफ से आए, आपसे सीधे संपर्क? फोन नंबर है, सीधे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, या चिट्ठी के माध्यम से हमारा ऑफिस में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला 1 में आता है ये, और डायरेक्टर के नाम से अपना चिट्ठी भेजें और उनको जरूर उनको हम लोग बच देंगे। और मेरा ये भी एक सुझाव रहेगा बाद में कि किसान भाई कृपया आलू लगाना न छोड़ें, क्योंकि ऐसा वो देखा गया है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था, एरिया वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि किसान भैया का रुझान ज़्यादा अप्रैल में हो गया, वो सब्जी को वो 2-2.5 महीने में उनको पैसे मिलते हैं उनको। किसान का जो आलू का है जो क्रॉप है वो 6 महीने का क्रॉप होता है, तो उनको इसमें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में किसान भाई को अच्छी वैरायटी मिलने वाली है आलू की, और उसको लगाएं, और जिससे और बढ़िया उसको मार्केटिंग करें, ताकि उनको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको आय उनकी हो सके। जी, सीधा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, आपने किसान भाइयों के लिए, कि आलू उगाना ना छोड़ें, और जैसे आपने कहा कि सेब भी उगाएं, आप दूसरी चीजें भी उगाएं, बिल्कुल, लेकिन आलू का एक अपना महत्व है, एक पूरा इतिहास है। आपने पहले बताया कि आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। आलू के यार हम सब्जी की कल्पना भी नहीं करते, आलू जब भी सब्जी की बात होती है तो आलू की बाजी होती है, और वो भी पहाड़ी आलू। और ये भी बताना चाहूंगा, आलू एक कंप्लीट भोजन भी है, कंप्लीट भोजन। आलू में सोडियम, पोटेशियम, यानी सारी जितनी भी पौष्टिक पदार्थ है सारे इसमें है। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंटूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।